राष्ट्रपति चल रहा है अपना, है कार्यपालिका चल रही है ना, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति चल रहा है। देखो कल आपको बताई थी, आज फिर बताया जा रहा है कि भारत में जो शासन किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। देखो शासक का जो नाम मात्र की शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नाम तो चलेगा राष्ट्रपति का, और वास्तविक इसकी शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ठीक है सर। देखो जितने भी ये शांति समझौते होते हैं देश विदेशों से, ये सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जब भी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य कहीं दूसरे देश की यात्रा करने के लिए जाता है तो यात्रा करने से पहले राष्ट्रपति से मिलकर के जाएगा, और जब यात्रा करके आएगा तो राष्ट्रपति को उसकी फिर सूचना देगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा करने के लिए जाएगा, शांति समझौते के लिए जाएगा, कोई व्यापार बढ़ाने के लिए, कोई कारोबार बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए आवागमन करेगा, तो जाने से पहले राष्ट्रपति को विश्वास में लेकर के जाएगा, राष्ट्रपति को बताएगा, आने के बाद बताएगा ये प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक है सर। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, उसकी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो करता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के हाथ में है। अब बारी आई है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। तो देखो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पूर्ण कर चुका हो। और नंबर 3, संसद का सदस्य बनने की, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब ये संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसका मतलब होता है जो संसद का सदस्य था ना, लोकसभा का सदस्य, विशेषकर संसद का सदस्य में भी लोकसभा का, किसका? लोकसभा का। और उसमें क्या था? किसी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, वो था ना, वो यही है। ठीक है सर। अब देखो आप, ये तो इसके पद के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी हो गई है और संसद का, विशेषकर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है सर। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है सर? निर्वाचन
राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है, यानी कि चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन ओ देखो, निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष विधि से, और चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। कैसे होता है चुनाव? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि से होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती है। पहले जनता अपने एमएलए को, एमपी को वोट डालती है, एमएलए एमपी, और एमएलए एमपी फिर राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। ये तो है अप्रत्यक्ष। ये क्या है? अप्रत्यक्ष। जनता पहले एमएलए एमपी को वोट डालेगी, फिर वो एमएलए एमपी राष्ट्रपति को वोट डालेंगे या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है साहब, ये है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखो, ये जो है ना एमपी हैं, जो जिनको हम सांसद कहते हैं, क्या कहते हैं? सांसद। इसमें लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, ये सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे साहब। कैसे लेंगे? निर्वाचित। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भाग नहीं लेंगे। उसी प्रकार राज्य एमएलए देखो विधानसभा में बैठते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो वहां से भी ये निर्वाचित सदस्य वो मत डालेंगे। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है सर? विधानसभाओं, ये विधान परिषद है ना, ये विधान मंडल बनता है इससे, विधान मंडल। देखो, कहीं कहीं विधान मंडल के दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अपने राजस्थान में एक है, तो ये विधानसभा के भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य। ठीक है सर? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या है सर? संसद तथा राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं की, एक बात और ध्यान रखना, दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसके एमएलए और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। सभी तो राज्य हैं, राज्यों के एमएलए तथा दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र अपनाया गया है। न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें भाग दे दो 100 का था। ठीक है सर? ये आ जाएगा साहब न्यूनतम कोटा। अब
इनकी पदच्युति की पद्धति, पदच्युति का मतलब होता है इनको पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति तो सब बना दिया हमने, हैं, अधिकार शक्ति पहले बताई दी थी, सारी संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में ही नहीं थे। अब इसको हटाएंगे कैसे? तो देखो, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को और न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया चलती है संसद में। कहाँ चलती है? संसद में। जैसे संसद में पहले लोकसभा में महाभियोग लाया जाता है, तो लोकसभा उसको 2/3 बहुमत से पास करेगी, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है और वो भी 2/3 बहुमत से उसको पास कर देती है, तो फिर वो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। एक बात और है यहाँ पर, देखो, जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है और प्रक्रिया चलती है महाभियोग की संसद में, तो वहां राष्ट्रपति को अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है सर? ये है महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, किसका उल्लंघन किए जाने पर? संविधान का, कानून का पालन नहीं करने पर, संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। ठीक है? चाहे पहले लोकसभा में आ जाए, चाहे राज्यसभा में आ जाए, महाभियोग कहीं भी आ सकता है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। देखो, जितनी इनकी सदस्य संख्या है ना, जैसे राज्यसभा की है, तो उसके 1/4 सदस्य उस पर दस्तखत करेंगे, अनुमोदन करेंगे, हाँ महाभियोग लगाया जा रहा है, हम इससे सहमत हैं, हम महाभियोग लगाने की सिफारिश करते हैं। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद महाभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, और यदि महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाएगा, दूसरे सदन को भेज दिया जाएगा। जैसे पहले लोकसभा में पेश हुआ, तो अब राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। पहले राज्यसभा में पेश कर दिया है, तो वहां से राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होने पर वो लोकसभा को भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या किसी कार्य के लिए या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। ठीक है सर? अब बारी आई है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति के कितने कार्य और शक्तियां हैं, इनको बताइए भैया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां। पहला कार्य एवं शक्ति है इसकी, पहला है जो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका
अथवा प्रशासनिक शक्ति। इसको देखेंगे भैया। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मैंने बताई थी ना, शासन का जो मालिक होगा, शासन की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति के नाम से शासन किया जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, पूरे देश की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। देखो संविधान में तो ये लिखा हुआ है, या तो उन शक्तियों का वो अधिकार खुद करेगा या अपने फिर किसी प्रतिनिधि से करवाएगा। तो अपने यहाँ तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है ना, ये इसके अधीनस्थ प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। जो भी नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, जैसे 370 को वहां से हटा दिया है और ये आपके काम किए हैं ना, कई काम किए हैं किसानों के लिए। 6-6 हजार रुपये का जो दिया जाता है, 6-6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। खाद्यान्न के मामले में भी जो काम हो रहा है, गेहूँ दिया जा रहा है मुफ्त में गरीबों के लिए, और बहुत सारी ये जो योजनाएं चला रखी हैं। तो ये मोदी जो चला रहा है, मोदी जो कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री नई नई नीतियां लागू कर रहा है, चला रहा है, देश का विकास हो रहा है बहुत तेजी से, बहुत आगे बढ़ चुका है भारत देश। ये सब राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है। किसके नाम से हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम। ठीक है सर। अब इसका पहला कार्य है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। इसका पहला काम है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत। देखो साहब, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री कहेगा साहब इसको रक्षा मंत्री बना दो, तो रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। ये वित्त मंत्री है साहब, उसको वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। इसको राजस्थान का राज्यपाल बना दो, उसको राजस्थान का राज्यपाल बना दिया साहब। ये कर्नाटक का राज्यपाल बनेगा। ठीक है। इसे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे या फिर न्यायाधीश बनाएंगे। तो ये सब जिसको प्रधानमंत्री बनवाना चाहेगा उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है सर। नंबर 2, शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। देखो ये शक्ति जो चल रही है ना, ये सामान्यकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। एक तीसरी शक्ति है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति
भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियों समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब सैनिक क्षेत्र में शक्ति। नंबर 4, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है। देखो, भारत की 3 सेना है। किसी भी देश की 3 सेना होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। वो तीनों सेनाएं, उनका सेनापति है, प्रधान सेनापति है भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाएं भारत के राष्ट्रपति के अधीन हैं, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाएं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न सेनाओं का ही प्रयोग कर सकता है। ठीक है सर, ये तो हो गई इसकी सामान्य शक्ति। अब इसके बाद जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। ये सामान्य शक्ति हो गई सब, कार्यपालिका शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, इसमें तो ये पॉइंट हो गए सब। अब विधायी शक्ति को लेंगे सब। विधायी शक्ति, विधायी दूसरी शक्ति, ये भी सामान्य कालीन शक्तियों में आती है। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब होता है विधान बनाना। ठीक है सर, देखो मैंने आपको बताया था उस दिन कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, उसकी समाप्ति की घोषणा करता है और वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है, समय से पूर्व भी भंग कर सकता है यदि जब बहुमत नहीं है तो सरकार को, और समय से पूर्व भी 9 बार अब तक लोकसभा भंग की गई। बात आती है कि विधायी, देखो संसद के द्वारा जो भी कोई कानून बनाया जाता है ना, जैसे लोकसभा ने कानून बना दिया, लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया था, पारित कर दिया, पास कर दिया, तो अब वो राज्यसभा के पास जाएगा और जब वो राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा उसको पारित कर देगी सब, और पारित करने के बाद, पास करने के बाद फिर राष्ट्रपति को भेजेगी। तो जब तक वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा भाई, जब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है साहब, देखो एक डाक विधेयक था, डाक विधेयक इंदिरा गांधी की सरकार लेकर आई थी, सदन ने तो पास कर दिया, संसद ने तो, और जब राष्ट्रपति का नंबर आया ना उस पर दस्तखत करने का, देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह, और उसको वो उस बिल को, उस अध्यादेश को वो जेब में रख करके ले गए। डाक विधेयक आज भी लटका हुआ है। ये विधायी शक्ति हो गई है। अर्थात संसद जब किसी कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है, तो कानून जब ही बनेगा वो विधेयक, वो बिल, जब उस पर राष्ट्रपति अपना दस्तखत कर देगा। एक बात और, देखो संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और देश के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, विकट परिस्थिति आ गई है कि किसी कानून की जरूरत है, किसी कानून की जरूरत है, देश के सामने आ गई है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अपने दस्तखत से ही कानून बना सकता है। और जब भी संसद का अधिवेशन चलेगा, उस अधिवेशन में उस अध्यादेश की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि उसको संसद के सदस्य स्वीकृति दे देते हैं, संसद उस अध्यादेश को पास कर देती है,
तो वो सदा सदा के लिए कानून बन जाएगा, वो अध्यादेश है जो। और यदि संसद उसको स्वीकृत नहीं देती है, लोकसभा नहीं पास करती या राज्यसभा नहीं करती है, तो वह फिर अध्यादेश गिर जाएगा, वो कानून का रूप नहीं ले पाएगा। ठीक है सर, ये आपको दो बताई हैं। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भी है, इसी में है ये भी। देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मैंने बताया कि राज्यसभा में तो करेगा साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति का महान कोई ज्ञाता हो उसको करेगा, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय होने चाहिए, उनको मनोनीत करेगा। ठीक है, अब वित्तीय शक्ति है और वित्तीय शक्ति को पढ़ाएंगे कल। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।